एक घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। कितना सुंदर लाइन है ये, देख रहे हैं आप। हल्कू ने दोनों घुटनों को छाती से लगा। जैसे नहीं होता है कि हम लोग जब बाइक वगैरह चलाते हैं और हमारे पास कैप नहीं होती है, तब हम अपने जैकेट को ऊपर की साइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कान में हवा कैसे भी ना जाए। और उस चीज़ को उस माहौल को फिलहाल जो हल्कू एक किसान हैं वो जी रहे हैं। और इतना सुंदर तरीके से लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने इतने सुंदर तरीके से लिखा है कि मैं इस कहानी को पढ़ के हमारा दिल गदगद हो जाता है। हाँ। और यही वजह है कि मैं उपन्यास वगैरह पढ़ने का शौकीन होता जा रहा हूँ। तो अब सर्वप्रथम आप सभी श्रोता समाज को भी, जो लोग हमारे इस चैनल साहित्य दीप से जुड़ रहे हैं, उन सभी का दिल से आभार। जब मैं इन कहानियों को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है मेरे सामने। ये पूस की रात का तीसरा भाग है। अगर आप लोगों ने बाकी का 2 भाग नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे लिखा है, फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधा भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पार से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों की ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। तापू का मतलब होता है हाथ सेकना, शरीर सेकना, बॉडी को गर्म करना। सेकना होता है तापना। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। ये जो अरहर के पौधे उखाड़कर झाड़ू बनाना, इसको हम लोग झांग बोलते हैं। झाड़ू से थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए उसको झांग कहते हैं हम लोग। और ये उसी झांग को लेके और बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देख पास आया और दुम हिलाने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर टापे लाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। झबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। बगीचे में ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरा, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था।
हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अब आप समझ सकते हैं कि ठंड की उस कपकपाती रात को वह किस तरह से महसूस कर रहा है। और मैं इन लाइनों को पढ़ के इस वक्त महसूस कर रहा हूं जिस तरह से कहीं ना कहीं एक फिल्म सी चल रही है मेरे सामने। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है मेरी बातें सुन के। अभी आगे और भी है, उस पेज पे चलते हैं। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे में विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहरा उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला लिया मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने झबरा से कहा, क्यों झबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? झबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं इतनी ठंडी क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गया और बचा तो मैं दवा नहीं कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्र से देखा। जबरा जो उसका कुत्ता था। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह कूदा और फिर अलाव के इस पार आ गया। तो ये था पूस की रात का तीसरा भाग। अगर आप लोगों का प्यार और दुलार अच्छे से मिला, मुझे आप लोगों का साथ मिला साहित्य दीप को, तो बहुत ही जल्द पूस की रात का आखिरी भाग यानी चौथा भाग मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। फिलहाल अगर मेरे द्वारा कहानी अगर अच्छी लग रही हो सुनना, तो एक श्रोता के नाते इस पाठक का हौसला बढ़ाइएगा अपने एक कमेंट से। धन्यवाद।